हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कोविड-19 में आज हम समझ रहे हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वही डिस्टेंस मोड पर ही होना है। तो आज वापस हम कक्षा 7वीं में पादप में पोषण अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे अलर्ट रहे। पादप में पोषण कक्षा 6ठी में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। कक्षा 6ठी में हम पढ़ चुके हैं कि सभी जो जीव हैं उन सभी जीवों के लिए भोजन है वह अति आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक तत्व हमारे भोजन में नहीं पाया जाता है तो हमें भोजन से पर्याप्त रूप से एनर्जी नहीं मिलती है। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पोषक। तो बच्चों, यहाँ हमारा जो भोजन है, जो हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज भोजन के घटक हैं। ये हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इनकी उपस्थिति जो होती है उसे हम पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। जो पौधे होते हैं, राइट, पौधे होते हैं वो अपने स्वयं के लिए अपना भोजन बनाते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन नहीं बना सकता। हम भोजन नहीं बनाते हैं, हम भोजन को केवल पकाते हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार जो प्लांट हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चों, पादपों में जो पोषण विधि होती हैं उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। बच्चों, जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो उनका जो परिवेश होता है, जैसे मिट्टी होती है, हवा होती है, प्रकाश होता है, उसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, यह उन्हें अपने परिवेश से मिलता है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अभी आपको समझना है कि पोषण क्या है। तो जो सजीव होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन ग्रहण करने के बाद में उसको उपयोग करने की जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं। संश्लेषित करना मतलब बनाना। तो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम स्वपोषण कहलाते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी किन्हें कहते हैं? वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी का मतलब ये हुआ कि जो पौधे भोजन बनाते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य। तो मनुष्य क्या कहलाता है? विषम पोषी कहलाता है। पहले जानना चाहते हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। जब पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं बना सकते। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। जो पादप है, प्लांट है, उसके खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थित है।
क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? जब जब भोजन बनता है तो जो पौधा है उसके सभी भाग, जड़, तना, फूल, क्या इन सभी में भोजन बनता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में ही भोजन बनता है? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? जहाँ भोजन बनता है वहाँ तक वो जो खाद्य पदार्थ है उनके जाने की पौधों में प्रोसेस क्या है, यह यहाँ पर पहेली पूछना चाहती है। और निश्चित रूप से बच्चों यहाँ आपके मन में भी ये प्रश्न उठते होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण जो है पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। पौधे जो भोजन बनाते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है जिसमें वो पादपों को खाद्य उपलब्ध कराने के लिए एक प्रक्रिया होती है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अब जो लीव्स है, पत्तियां जो है वो पौधों को खाद्य बनाने की फैक्ट्रियाँ होती है। वहाँ पे उनका खाना, जैसे आपका खाना कहाँ कढ़ाई में बनता है, पकता है, राइट, सब्जी उसमें पकती है, तवे में आप रोटी पकाते हैं। उसी प्रकार जो प्लांट होता है उसकी पत्ती जो होती है उस पत्ती में उसका खाद्य बनता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो बच्चों ये एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों में खाना बनाते हैं। अब कोशिका और जो खाना बनता है यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। अब कोशिका के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती है, राइट। इमारतें ईंटों से बनती है। आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। जैसे आपकी दीवार है, मकान बनता है ना, दीवार कैसे बनती है? ईंट थी। इसी प्रकार जो सजीव का शरीर होता है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं तो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये आप जो देख रहे हैं ये कोशिका झिल्ली, राइट। ये क्या करते हैं? कोशिका को कवर करती है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। तो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र में जो गोल गोल है यह क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। आप देख रहे हैं ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये केंद्रक कहलाता है। ये केंद्रक कहलाता है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो अब आप देखिए कोशिका द्रव्य, आप देख रहे हैं कोशिका द्रव्य, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये जो मैं रेड रेड दिखा रहा हूँ, ये केंद्रक को चारों ओर से कवर करता है।
जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली जाती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है और पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहली जानना चाहते हैं कि पत्तियों में ऐसा क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं। मतलब हमारा जो पौधा उसमें जड़ में क्यों नहीं संश्लेषित होता खाद्य पदार्थ, तने में क्यों संश्लेषित नहीं होता है, ये यहाँ पे प्रश्न है। तो बच्चों, पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीव जो हैं वो भोजन बनाते हैं तो उनके लिए सूर्य जो की ऊर्जा, जो एनर्जी है, वो सबसे बड़ा सोर्स है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, पत्तियां में भोजन नहीं बनेगा, तो फल नहीं लगेंगे। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। जो ऑक्सीजन लेते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसमें ही बाहर निकलता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा देख सकते हो। आप देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। जब ये आपस में क्रिया होती है तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनता है और O2 ऑक्सीजन जो होती है वो वायुमंडल में गैस के रूप में निकलती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है वह कार्बोहाइड्रेट अंततः प्रक्रिया में मंड या स्टार्च के रूप में होता है, प्राप्त होता है। तो बच्चों, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा और आपको इसको बार बार आपकी बुक से इसको अध्ययन करना है, समझना है। ओके, थैंक यू सो मच।